सब ने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो अब तक हम कर चुके हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसके हमने जो मॉक टेस्ट भी हमने कर लिया है और हम 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर चुके हैं जो कि आपके पिछले साल आए थे और अब के साल आए थे और उससे पिछले साल भी जो आए थे वो क्वेश्चन भी हम इसमें कर चुके हैं वीडियोज़ में। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारे पास है आरबीआई एक्ट। जो क्या होता है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई एक्ट और है कब का एक्ट ये 1934 का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। और अगर आपके कोई भी कोलीग जो कि सब स्टाफ टू क्लरिकल या फिर क्लरिकल टू स्केल 1 की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके सभी के साथ ये जो वीडियो है वो शेयर कर दीजिए। और आपको पता है कि पहले जो हमारी वीडियोस आती थी वो मिस्टर मिसेज मेलवान पे आती थी। अब जो आपकी जितनी भी वीडियोस आएंगी वो जो मेलवान स्टडी जो चैनल हमने नया बनाया है उसके ऊपर आपकी सारी वीडियोस आएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप जो सर्च कर भी चैनल पर जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934। तो देखिए आरबीआई एक्ट 1934 में क्या है हमारे पास, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 1935। कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। यानी कि जो एक्ट बना था 1934 उसके रिकमेंडेशन पे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। कब, अप्रैल 1 1935 को। तो डेट देखिए आपको याद रखनी है कि 1 साल के जो एक्ट बना था उसके 1 साल के बाद जो एक्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था डेट क्या थी, अप्रैल 1। अप्रैल 1 आपको याद रखनी है कि जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 तारीख से होता है, 1 अप्रैल से। तो ये भी 1 अप्रैल को बनाया गया था। पहले एक्ट बनता इस्टेब्लिश बाद में हुआ था। तो एक्ट बना था 1934 में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ, अप्रैल 1 1935 को। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। नोन एज द जॉन हिल्टन यंग कमीशन ऑफ ऑन इंडियन करेंसी एंड इकोनॉमी। और इसको क्या नाम भी दिया गया, जॉन हिल्टन यंग कमीशन। इसको ये नाम क्यों दिया गया ये भी आपको अभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन जनवरी 1 1949। अब तक हमारे पास 2 डेट आ चुके हैं। 1934 में आपके पास आरबीआई एक्ट बना, 1935 में आरबीआई बना और 1949 में 1 जनवरी 1949 में द सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड द आरबीआई अंडर द रिजर्व बैंक। की जो आरबीआई था वो नेशनलाइज कब हुआ, नेशनलाइज कब हुआ था यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइज हो गया था बैंक। और अंडर द रिजर्व बैंक ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948 में बाय पेइंग पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़, 5 करोड़ पे करके यानी कि आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसको क्या कर दिया था, उसको नेशनलाइज कर दिया गया था। और जो 5 करोड़ जो पेड अप कैपिटल होता है रिजर्व बैंक का, ये कहाँ पे होता है, ये रिजर्व बैंक के आरबीआई के रिजर्व में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक इज मर्ज्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजिंग 4 लोकल बोर्ड्स मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता एंड चेन्नई। की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सेंट्रल बोर्ड के द्वारा चला जाता है, डायरेक्टर के द्वारा चला जाता है। तो इसके बोर्ड कहाँ कहाँ पर है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई। उसके बाद आरबीआई कंसिस्ट ऑफ, आरबीआई में देखिए कौन कौन होता है, 1 गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और 15 इसमें अदर्स डायरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर देखिए कौन है इसका, ओ स्मिथ। और देखिए जब जो बैंक बना 1935 में उस वक्त भारत आज़ाद नहीं था, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था। तो यानी कि जो फर्स्ट गवर्नर होगा वो भी कहाँ का था, वो इंडिया का नहीं था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, ओ
स्मिथ। उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन हुआ देखिए, डॉक्टर सी देशमुख। और करंट गवर्नर कौन है, श्री संजय मल्होत्रा। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर था ओ स्मिथ और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था, डॉक्टर सी देशमुख। और करंट में अभी हमारे पास है श्री संजय मल्होत्रा। बाकी जब तक आपका एग्जाम आता है शायद चेंज हो जाए, तो ये बाकी अभी आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। देखिए आरबीआई के फंक्शंस कौन कौन से हैं। इश्यूअर ऑफ करेंसी, सबसे बड़ा फंक्शन क्या है देखिए, इश्यूअर ऑफ करेंसी। ऑथराइज टू इशू करेंसी नोट्स, यानी कि जो आरबीआई है उसके पास ऑथराइजेशन है, सोल ऑथराइजेशन है, अकेला वो ऐसा जो बॉडी है इंडिया के अंदर जो कि करेंसी नोट को इशू कर सकते हैं। 1 रुपी नोट इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जितनी भी करेंसी होती है वो सारी किसके द्वारा इशू की जाती है, आरबीआई के द्वारा। लेकिन जो 1 रुपये का नोट है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर द सिग्नेचर ऑफ द फाइनेंस सेक्रेटरी। और इसके ऊपर साइन किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के। और जो 1 से ऊपर जितने भी होंगे हमारे पास, 1 से ऊपर जो भी जितने भी डिनोमिनेशन के नोट होंगे उसके ऊपर गवर्नर के साइन होते हैं। लेकिन जो 1 रुपये का जो कॉइन होगा उसके ऊपर किसके साइन होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी के। नेक्स्ट है अरेंजमेंट्स फॉर करेंसी चेस्ट फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ करेंसी अक्रॉस द कंट्री। यानी कि दूसरा काम क्या इसका कि जो करेंसी चेस्ट है उनकी अरेंजमेंट करना, ठीक है, ताकि जो इंडिया के अंदर, कंट्री के अंदर जो करेंसी का फ्लो है वो सुचारू रूप से बना रहे। ये इसके क्या हो गए, फंक्शन हो गए। उसके बाद बैंकर टू गवर्नमेंट, दूसरा मेन फंक्शन क्या है इसके, देखें, बैंकर टू गवर्नमेंट। अब आपको पता है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है जो सरकार के द्वारा किया जाता है, मान लो जैसे भी युद्ध हुआ था तो उससे पहले मान लो जैसे S-400 लिया गया और कुछ ड्रोन लिए गए, कुछ भी लिया गया, या कोई भी फॉरेन ट्रेड होती है तो उसके जो सारा जो खाता होता है, जो मनी ट्रांसफ़र होता है, मनी आता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो सारा काम किया जाता है बैंक के द्वारा। कौन से बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो जो आरबीआई है वो बैंकर टू गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल अंडर सेक्शन 20 एंड एक्ट एज बैंकर रिप्रेजेंटेटिव एंड एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 21A। यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंटर का यानी कि कंट्री का बैंकर होता है और उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है और उसका एडवाइज़र भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवाइज़र भी होता है। उसके बाद रिजर्व बैंक कोलेक्ट्स ऑल द इनकम ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पेज फॉर द एक्सपेंसेस एंड अरेंज फॉर द पब्लिक डेब्ट। कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट होगी उन सभी से जो जितनी भी उनकी इनकम है वो कलेक्ट करता है और जो भी पब्लिक डेब्ट है उसको अरेंज करता है और उसके जो एक्सपेंस पे करता है, कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ लैंडिंग। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है, बैंक्स हैव टू मेंटेन CRR some percentage of daily balance has to kept with RBI. The minimum and maximum limit has been abolished since 2006। कि जो बैंक्स हैं उनको एक CRR मेंटेन करके रखनी होती है बैंक के साथ, RBI के साथ, और उसकी जो लिमिट होती है मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, वो हैज़ बीन एबोलिश्ड सिंस 2006, यानी कि 2006 में उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब आरबीआई डिसाइड करता है कि उसकी जो लिमिट क्या होगी, जो CRR है उसकी लिमिट क्या रखी जाएगी, मैक्सिमम और मिनिमम। 2006 में मिनिमम और मैक्सिमम की जो लिमिट थी वो ख़त्म कर दी गई है। नेक्स्ट आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 में ये बताया गया है। उसके बाद एंड SLR और SLR मेंटेन करके रखना होता है। सम परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इन कैश, गोल्ड, अनअंकम्पर्ड
विदाउट चार्ज एज सिक्योरिटी मैक्सिमम 40%। और SLR जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है 40%। ये भी कुछ परसेंटेज होती है जो कि नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी दोनों इसमें आती है। एक तो डिमांड और टाइम दोनों की जो होती है किस टाइप में रखना होता है, कैश, गोल्ड, अनअंकवर्ड जो सिक्योरिटी रखी जाएगी कोई भी विदाउट चार्ज, यानी कि जो मान लो अगर किसी बैंक ने मान लो 50 करोड़ RBI के पास रखा है तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो RBI पे नहीं करेगा। उसके बाद और ये कहाँ पे बताया गया हमें, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24। उसके बाद एज पर RBI इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारे पास करंटली CRR, इस वक्त जो CRR है वो है 4.50% और जो SLR है वो है इस वक्त 18%। CRR की ना तो कोई मिनिमम लिमिट है ना कोई मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन जो SLR है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 40%। नेक्स्ट जो फंक्शन इसका देखिए क्या होता है, बैंकर्स ऑफ बैंक्स, यानी कि जिस तरीके से जो RBI है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है, इसी तरीके से जितने भी बैंक्स हैं इंडिया के अंदर उन सभी का बैंक भी कौन होता है, RBI। आल्सो एक्ट्स एज द बैंकर ऑफ द कॉमर्शियल, कोऑपरेटिव एंड रीजनल बैंक्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो RBI है वो जैसे गवर्नमेंट का बैंकर होता है ऐसे ही वो कमर्शियल बैंक हो गए, कोऑपरेटिव या फिर रीजनल बैंक हो गए, जितने भी कंट्री के अंदर बैंक है उन सभी का भी एज ए बैंकर वो काम करता है। नेक्स्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी टू ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स, और जो रीफाइनेंस की फैसिलिटी होती है, फाइनेंस की फैसिलिटी जो होती है शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए वो भी कौन प्रोवाइड कराता है, RBI। RBI एक्ट्स एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि जो RBI है वो लास्ट रिजॉर्ट है लेंडर के लिए, यानी कि उनको जो बैंक्स है उनको फाइनेंस करने के लिए लास्ट रिजॉर्ट होता है, किसको बोलते हैं ये आपको याद भी रखना है। ये कई बार आ भी जाता है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कौन है, वो कौन है, RBI। RBI एक्ट करता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जब बैंक के पास मान लो फाइनेंस की कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो RBI वहाँ पर क्या काम करता है कि वो उनको रीफाइनेंस या फाइनेंस कर सकता है। नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट फंक्शन है इसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स क्रेडिट, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्रेडिट को रेगुलेट करता है थ्रू वेरियस मेजर्स विच कैसे जैसे